सीरिया फिर से गृह युद्ध झेल रहा है। कट्टरपंथी सबीर अल शाम ने पिछले हफ्ते सीरिया में अचानक और सफल आक्रमण करके चौंका दिया। हयात तहरीर अल शाम या फिर एचटीएस लंबे समय से देश का सबसे मजबूत विद्रोही गुट माना जाता रहा है। इन विद्रोहियों ने 26 नवंबर को उत्तर और उत्तर पश्चिम के इलाकों में हमला किया। वहीं 29 और 30 नवंबर को वे शहर में घुस आए और सेना को खदेड़ दिया। अब एसटीएस के हजारों लड़ाकों ने एक प्रमुख शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। वहीं विद्रोहियों पर रूस लगातार बम वर्षा कर रहा है और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। तो इन दिनों सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अलेप्पो शहर पर कई गुट ने जमा लिया है। एसटीएस अब पूरी तरह से एक्टिव है और 2011 से ही ये गुट एक्टिव था, लेकिन अब इस वक्त अलेप्पो शहर को पूरी तरह से कब्जा अपना कर चुका है एसटीएस। चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। और शुरुआत इसी से कि जिस तरह से सीरिया में विद्रोह देखा जा रहा है और इस विद्रोह से ईरान के माथे पर भी पसीना है, वजह क्या? इसके साथ साथ क्या हम इसे इस तरह से भी समझें कि इसे इजराइल या फिर यूएस की भी बड़ी साजिश, क्योंकि इस युद्ध में जो तमाम देश है वो भी कहीं ना कहीं कूदते हुए, कहीं ना कहीं जो उनका जो इम्पैक्ट है वो भी हम देख रहे हैं इस युद्ध में। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ईरान ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गया है। ईरान बना चाहता है मिडिल ईस्ट गल्फ का जैसे इसका सदर, जो स्टेचर सऊदी अरेबिया का है, उस तरीके का ईरान एंजॉय करना चाहता है। तो ईरान को क्या लगता है कि जितने भी गल्फ की राष्ट्र हैं, सब ईरान की बड़ी लाइन को टो करेंगे, सब ईरान की लाइन को मानेंगे। चाहे सीरिया हो, चाहे कतर हो, चाहे कोई सा भी मिडिल ईस्ट का राष्ट्र हो, सब ईरान की इज्जत करेंगे और सब ईरान की राष्ट्र बने रखने के कदम पे चलेंगे। अब जब सीरिया में अगर जैसे कि बताया कि हमने कि कोई अगर दिक्कत आती है भी, तो ईरान के माथे पे शिकन जरूर होएगा। ईरान को दिक्कत होगी, ईरान को परेशानी होगी इससे कि कैसे उनको लगा था कि भाई सब कुछ उनके लिए स्मूथ सेलिंग है, लेकिन यहाँ पर तो स्मूथ सेलिंग नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद भी उनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रों के लिए गल्फ में, तो हमें आगे आगे होना चाहिए, सबको हमारी बातों पे अमल करना चाहिए। यहाँ पर जब परेशानी आती है तब ईरान को परेशानी आएगी। इसीलिए ही ईरान को अभी परेशानी हो रही है कि और कोई बात इसके अलावा में हो ही नहीं सकती है, केवल के ईरान ओवर एम्बिशियस है और वो देख रहा है कि उसके बनाए नक्शे कदम पे बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं। सर, असद के इलाके पर लगातार जिस तरह से कब्जा हम देख रहे हैं इसे, और इजराइल भी इस दौरान हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, यूएस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में, तो इसे इजराइल या फिर यूएस की एक बड़ी साजिश समझे या फिर खामनेई की ये कोई नई चाल है, जिस तरह से लगातार इस तरह से हमले किए जा रहे हैं और शहर पर भी कब्जा जमाया जा रहा है? बिल्कुल, आपका कहना दोनों तरफ से मैं बोलूंगा कि अमेरिका की भी साजिश है और अमेरिका का भी इसमें खेल है और खमेनी की भी साजिश है इसमें। इसमें दोनों तरफ से मैं बोलूंगा कि दोनों तरफ से का हल्का दोनों तरफ से तो जरूर है। देखिए, अमेरिका का के काफी हद तक होता है कि अमेरिका अपनी साजिश चलेगी, अपना खेल खेलेगी, तो सही बात है। खुमैनी, अयतुल्ला खुमैनी का ऐसा मानना है कि भाई हम यहाँ के सुप्रीमो हैं, हम ईरान, जैसे आपको बताया कि ईरान यहाँ का नेता होगा, यहाँ का सदर होगा, और इसके पीछे खुमैनी की भी साजिश होगी और वो भी अपना षड्यंत्र चलेंगे और वो गिव अप तो नहीं करने वाले हैं। जी, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। और सर, रशिया और टर्की की क्या कुछ भूमिका इस दौरान, क्योंकि ये देश भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं इस पूरे हमले के दौरान? जी, देखिए, रूस का क्या है कि रूस ने दोस्ती कर रखी है ईरान से, और रूस क्योंकि ये कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त या दोस्त का दोस्त दुश्मन, उस तरह के दोस्त का दुश्मन दुश्मन, उस तरीके से, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ईरान की बनती नहीं है अमेरिका से, रूस की बनती नहीं है अमेरिका से, तो ईरान और रूस यहाँ पर बने दोस्त। रूस खुद अभी जंग में है यूक्रेन के साथ, रूस के ऊपर खुद आफत आई भी है और वो आफत दे रहा है वो यूक्रेन को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी उनकी भी डाउन हो रही है।
अब रूस अगर क्या वो अफोर्ड कर पाएगा बाकी मुल्कों को सपोर्ट करना? रूस को अपने मुल्क पे अभी ध्यान देना चाहिए कि भाई किस तरीके से उनका मुल्क अभी महफूज रहे, क्योंकि अमेरिका वेस्टर्न पावर सप्लाई कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर ये जंग, अगर होस्टेजेस जो है जो हमास के पास में है, वो 20 जनवरी का मेरे ख्याल से टाइम दे रखा है कि तकरीबन इस टाइम तक अगर वो होस्टेज रिहा नहीं हुए तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी और आफत आने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया था कि वो जंग रोक देंगे, अगर वो सत्ता में आए तो सत्ता में आ गए हैं। अभी वो ओथ टेकिंग बाकी है उनकी। और यूक्रेन और रूस के जंग के अलावा इसराइल और ईरान और लेबनान, हमास, हिजबुल्लाह, हुई थी, जो भी यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जंग हो रही है, ये और देखना बाकी है कि भाई क्या वो इंटरेस्टिंग, क्या वो कैसा वो मोड़ लेकर आएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से। लेकिन अब ये बात तो तय है कि अभी फिलहाल जो भी इन कुछ एक दिन बचे हुए हैं इनके पास, जो भी इनको करना है इनको अभी करना है, क्योंकि फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप साहब जब एक्शन में आ जाएंगे तो फिर बस वो एक्शन में आ जाएंगे, तो किसी को मजाल नहीं होनी चाहिए कि भाई वो उसके बाद फिर ये जंग को और आगे खींचे। सर, जिस तरह से हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में सीज फायर भी किया गया और शांति की दरकार लगातार दोनों ही देशों की तरफ से कहीं ना कहीं की जा रही थी, कहीं ना कहीं दोनों ही देश चाह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ सिर्फ ईरान और इजराइल के लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर सभी देशों के लिए, आसपास के जो तमाम देश है उनके लिए परेशानी। हालांकि सीज फायर को ब्रेक डाउन कर दिया गया, सीज फायर इजराइल ने तोड़ दिया, लेकिन इन सब के बीच रशिया और ईरान बशर अल असद की मदद भी कर रहे हैं। ईरान का तो एक बार में समझ में आता है कि क्योंकि जब ईरान और इजराइल के बीच ये पूरे हमले चल रहे थे तो सीरिया की अहम भूमिका थी। ईरान की जो मदद है, लगातार सीरिया सामने आया था, ईरान की मदद कर रहा था, लेकिन क्या इस मदद से दोनों देशों को कोई और भी फायदा होने वाला है? क्योंकि लगातार मदद की दरकार, और हम देख भी रहे हैं कि ईरान की तब भी तरफ से और मदद किए जा रहे हैं और रशिया की भी तरफ से। बहुत सुलझा हुआ सवाल आपने पूछा है और इससे खूब दर्शाता है कि आपकी जो समझ है काबिल तारीफ है पूरे इस जंग को लेकर। देखिए, बात ऐसी है कि अप्रैल पहली हफ्ते के अंदर सीरिया के अंदर एक कंसुलेट में हमले हुए थे, जहां पे IRGC जो कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ लड़ाके मारे गए थे। ईरान को आया गुस्सा, ईरान ने कहा हम बदला लेंगे, और ये इजराइल ने किया। हालांकि ये कुछ पुष्टि हुई नहीं थी कि ये हमला करा किसने था, और कुछ मकसद इसका कुछ पुष्टि हुई नहीं थी, लेकिन ईरान को आया गुस्सा, ईरान ने इजराइल पे के रुख पे हमला तोड़ दिया, कर दिया बिल्कुल। और जो मिसाइल दागे वो थे 130 या 180 मिसाइल दागे थे, और वो के सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में दागे थे वो पूरे, और जहां पे नुकसान ना हो इजराइल को भी। और सिंबॉलिक एक तरीके से दिखाने को दिखावा कि भाई हमने अपना बोला हुआ अपना वादा पूरा किया, हमने इजराइल पे हमला किया। तो ईरान, क्योंकि ईरान ऑलरेडी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है पाकिस्तान के ऊपर, ईरान को भी दिखाना था कि हमने, हमारे पे अगर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके से ईरान ने जवाब दिया। सीरिया ने और सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है तो हमारी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होगी इजराइल पे हमला करने के लिए, यानी कि इनडायरेक्टली वो इजराइल की मदद ही कर रहे थे, आप मान लीजिए। क्योंकि अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ईरान और इजराइल, अगर ज्योग्राफिकली ऐसा कोई बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है एयर स्पेस तो इस्तेमाल होनी थी। सीरिया ने तो कर दिया था कि उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, कि भाई अगर ये जंग, इसमें और भी अन्य राष्ट्र आ सकते हैं तो बाकी मुल्क भी आएंगे, तो खतरे की घंटी तो होगी ही होगी कि भाई ये जंग कहीं एक विश्व युद्ध की तरफ को रुक ना ले। उसके
सर, एक और अहम सवाल है कि 2011 से कि एक बार फिर से और संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि एसटीएस को चलाता कौन है। अमेरिका और इराक की जी सेना जो जी इसमें जी मौजूद हैं, अलकायदा के नेतृत्व के लिए सीरिया वापस आया। ठीक है, हमारे साथ लगातार मेजर मोहम्मद अली शाह मौजूद है। सर, जी, एक और आवाज आ बहुत रही है छोटा सा आपको मेरी? सवाल है आपसे कि 2011 से ही हयात तहरीर अल शाम एक्टिव है, लेकिन इतनी बड़ी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक से ये पूरा विद्रोही गुट फिर से एक्टिव हो चुका है। क्या बिहाइंड द सीन कोई बड़ी ताकत का समर्थन इन्हें मिल रहा है? हाँ, और आपने इसमें तो जाहिर सी बात है कि देखिए बिना बाहरी ताकत के हम्म। कोई अंजाम नहीं दिया जा सकता का। हम्म। कोई जरूर इसमें कोई बाहरी ताकतें होंगी इसमें जरूर। जैसे हम्म। कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, जो जी। कि इजराइल में जो हमस ने किया था। हम्म। ठीक है सर, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए कि किस तरह से सीरिया में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशें लगातार की जा रही थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रहा था, मध्यस्थता स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, और इस दौरान हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर भी हुआ। अमेरिका और फ्रांस ने अहम रोल भी अदा किया, लेकिन फिलहाल उसके बाद की जो स्थितियां हैं, कुछ ही घंटे के बाद इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और हमले किए गए। हिजबुल्लाह के तमाम जो ठिकाने हैं, जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उस पर हमले किए गए। लेकिन अब एक और नया जंग सीरिया में भी गृह युद्ध छिड़ चुका है, और एचटीएस जो कि 2011 से ये विद्रोही गुट जो एक्टिव है, वो अब और भी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ चुका है और अलेप्पो शहर पर कब्जा जमा लिया है। तो अब मिडिल ईस्ट में क्या आगे आने वाले दिनों में शांति की उम्मीद जिस तरह से वैश्विक स्तर पर तमाम देश कर रहे थे, क्या ये शांति हो पाएगी, या फिर ये जो युद्ध है वो और भी बड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आएगा?